मुगल वंश है। मुगल वंश में क्या है, पार्ट 1 है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोग सल्तनत कालीन जो है प्रशासनिक दशा को देखा गया था। उसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी और उसके संस्थापक करता। देन आफ्टर जो है प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को इक्ता कहते थे, इक्ता का प्रमुख इक्तादार होता था। उसके नीचे जिला को सिख कहते थे, सिख का प्रमुख सिकदार होता था। जरा बेटा इसी बात पे बता दीजिए कि गुप्त काल में जिला को क्या कहते थे। फिर सिख के नीचे आपने परगना देखा था, परगना के प्रमुख को आमिल कहते थे। फिर ग्राम था, ग्राम के प्रमुख को खुद मुकद्दम चौधरी कहते थे। सल्तनत काल की सामाजिक दशा में समाज का स्वरूप हम लोगों ने देखा था। तो एक हिंदू समाज का स्वरूप था, एक इस्लामिक समाज का स्वरूप था। फिर उसके बाद हम लोगों ने महिला की दशा देखा था, गुलामों की दशा देखा था। और इस तरीके से क्या है, विषय जो लोग बता रहे हैं, शाबाश बेटा, जितने लोग भी विषय बता रहे हैं उनको बहुत बहुत शाबाशी। भुक्ति गुप्त काल में प्रांत को कहते थे, भुक्ति प्रांत को, भुक्ति के प्रमुख भोक्ता या उपरिक महाराज कहते थे। पीछे का भी याद रखिए आप लोग, पीछे का भी भूलना नहीं है। फिर हम लोगों ने आर्थिक दशा देखा था, आर्थिक दशा में कृषि की दशा कैसी है, देन आफ्टर उद्योग कैसा है, फिर उनका आयात और निर्यात की वस्तुएं क्या क्या हैं, फिर उसके बाद सिक्का व्यवस्था क्या है, कर व्यवस्था क्या है, इन सारे पहलू को देखा गया था। तो आइए जो है अब हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करते हैं, मुगल वंश पार्ट 1। जो मुगल वंश पार्ट 1 है भाई, इसमें कुल कितने प्रमुख शासक आते हैं। तो बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और औरंगजेब हैं। औरंगजेब हैं। तो कुल 6 शासक जो हैं मुगल वंश में आते हैं। अब एक एक करके कहानी की शुरुआत किया जाए भाई। बाबर जो हैं 1526 से 1530 ईस्वी तक थे। बाबर कहां से रहते हैं, तो बाबर जो है मध्य एशिया के फरगना रियासत थे, मध्य एशिया के फरगना रियासत से थे। इनकी रगों में 2 महान योद्धाओं का रक्त था। मातृपक्ष से ये किसकी तरफ से थे, तो मातृपक्ष से ये चंगेज खान के वंशज थे, चंगेज खान के वंशज थे। पितृपक्ष से ये कौन थे भाई, तो जो है पितृपक्ष से जो है ये तैमूर लंग के वंशज हैं, तैमूर लंग के वंशज हैं। कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे, तो बाबर जो है मात्र 12 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में शासक बने थे। तो एक जो कहा जाता है कि छोटी फरगना एक जगह है, फरगना जो समरकंद होता था। अगर मध्य एशिया बोला जाए तो आप समझ लीजिए जो है आज के शहर और उस जमाने के शहर अलग अलग होते थे। मध्य एशिया अगर बोले तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। उस जमाने में जैसे आज न्यूयॉर्क है, पेरिस है, लंदन है, दुबई है, वैसे दुनिया का उस समय सबसे जो है कह सकते हैं कि समृद्ध शहर जो रहता है वो समरकंद रहता है। तो समरकंद के बगल में जो रहता है वो फरगना की रियासत रहती है। ये फरगना के रहने वाले थे, कौन थे, तुर्क रहते हैं। वहां भी बच्चों गौरी और गजनवी भी कौन रहते हैं, वो भी तुर्क रहते हैं। 12 वर्ष की उम्र मतलब आप लोगों से भी 7-8 साल छोटे रहे होंगे। 12 वर्ष की उम्र मतलब क्या है भाई, एक तरीके से बचपन के दिन है। वो जो है बेटा ना कि जीवन में आगे कौन बढ़ता है, तो जो बड़े ही नाजो नखरों में रहता है, नाजो नखरों में पला बढ़ा होता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। बल्कि जो है जितना जो अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में संघर्ष किया होता है, जितना जो है दर्द झेला होता है, जिंदगी की कठिनाइयां व्यक्ति को कमजोर नहीं करती हैं। जिंदगी की कठिनाइयां बच्चों जो है, अगर आप लड़ने का मादा रखते हैं, आप कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि उन कठिनाइयों से आप वो हौसला रखते हैं, वो हुनर रखते हैं कि मैं पार पा जाऊंगा, या आपके पंख को मजबूत करते हैं, जिंदगी की ऊंची उड़ान
पाने के लिए जवानी के दिनों में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। तो वैसे में क्या होता है, 12 वर्ष के बच्चे रहते हैं, जिंदगी का तजुर्बा बहुत कम होता है, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और बगल में जो समरकंद रहता है, समरकंद पे ही आक्रमण कर बैठते हैं। जब समरकंद पर ही आक्रमण कर बैठते हैं तो क्या होता है, उमर शेख मिर्जा थे, ये सब फैक्चुअल डेटा दिया होगा उसमें जाकर के, कुतलुब निगार खान थी, उमर शेख मिर्जा थे, किसका किससे विवाह हुआ, कितना शादी हुआ, ये सब बेटा जो है नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। तो 12 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं और समरकंद को ही, तजुर्बा नहीं होता है, समरकंद को ही हड़प लेते हैं। समरकंद को हड़पना ही जिंदगी की दुश्वारियों की शुरुआत होती है। अब क्या होता है, उज्बेकों से इनकी दुश्मनी हो जाती है। उज्बेकों से जो दुश्मनी होता है तो समरकंद तो हाथ से जाता ही जाता है, साथ ही इनके हाथ से फरगना की रियासत भी जो है निकल जाती है, जो अपने बाप दादाओं की रियासत है, फरगना भी इनके हाथों से निकल जाता है। अब फरगना हाथों से निकल जाता है तो जिंदगी इनके साथ कौन सा खेल खेल रही है, जिंदगी इनके साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। अब ये आंख मिचौली का खेल क्या है भाई, तो आंख मिचौली का खेल, बाप दादाओं की जागीर फरगना पाने के लिए आक्रमण करते, कभी फरगना हाथ आता, 2-4-6 महीना इनके नियंत्रण में रहता, फिर से हार जाते हैं। और ऐसे में संघर्ष करते करते कितने वर्ष बीत गए भाई, तो ऐसे में जो है 14 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया, लगातार संघर्ष अपनी पैतृक रियासत फरगना को पाने के लिए किया, कुल मिलाकर के क्या था, कभी फरगना इनके हाथ लगता था, कभी फरगना हाथों से फिसल जाता था। ऐसे में भाई 12 वर्ष की उम्र में शासक बने, 14 वर्ष तक संघर्ष किए। अब आयु क्या है, अब कुल 26 वर्ष के हो गए हैं, कुल 26 वर्ष के हो गए हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, 2 साल की तैयारी करते हैं, 3 साल की तैयारी करते हैं, एक अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट अगर नहीं निकला तो अधिकांश बच्चे जो होते हैं वो टूट जाते हैं। उनको लगता है मेरी जिंदगी में बदलाव कब तक आएगा, कब तक बेरोजगार रहूंगा। ये तो संघर्ष की बच्चों 2-3 सालों की दास्तां है, ये 14 सालों तक संघर्ष कर रहे हैं, अब 26 वर्ष उम्र हो गया है, हताश निराश होते हैं, हताश निराश होकर के बैठे होते हैं। ऐसे में एक बूढ़ी औरत देखती है, भाई राजाओं का पोशाक, राजाओं का रुतबा, राजाओं का जो वो अलग ही होता था, इनके पहनावे से समझ जाती है कि ये कोई राजकीय परिवार का लड़का है। पूछती है बेटा इतना निराश क्यों हो, तो बाबर भी अपने दिल की जिरह जो है वो खोलते हैं और बताते हैं उस बूढ़ी औरत से कि जिंदगी आंख मिचौली पिछले 14 सालों से खेल रही है, और फरगना रियासत कभी हाथ आता है, कभी निकल जाता है। बच्चों सबसे बड़ा जो माँ बाप सिखाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, उनमें आप में क्या अंतर है, उनके पास जिंदगी का अनुभव है, जिंदगी का तजुर्बा है, और तजुर्बा ही बच्चों समय बढ़ने के साथ साथ, जैसे उम्र आपकी बढ़ेगा, समय बीतेगा, आपको समझ में आएगा कि तजुर्बा ही जिंदगी का सबसे बड़ा पूंजी होता है। बूढ़ी औरत इसको समझाती है, कहती है अगर मुकद्दर साथ नहीं दे रहा है तो क्यों उस फरगना के पीछे पड़े हो, क्यों नहीं अपना भाग्य, अपना मुकद्दर हिंदुस्तान में आजमा के देखते हो। बूढ़ी औरत बताती है कि तुमसे पहले भी वहां पर तुर्क लोग ही गए, और वहां पे आज भी उनके वंशज जो हैं वो शासन कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान के बारे में बताती है कि कितना समृद्ध देश है, कितना वहां की आबो हवा जो है वो सुकून देती है। ऐसे में बाबर को यह बात जचता है, और इस तरीके से भारत पर आक्रमण की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसका निर्माण होता है। अब बच्चों क्या है, अब बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, तो राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, उत्तर भारत में कौन है, तो उत्तर भारत में जो है लोदी वंश है। राजपूताना क्षेत्र में कौन है भाई, तो राजपूताना क्षेत्र में जो है राणा सांगा है। दक्षिण भारत में कौन है, तो दक्षिण भारत में जो है बहमनी है। और कौन है, तो इस समय विजयनगर साम्राज्य जो रहता है वो अपने चरम पे रहता है। तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य है। केंद्रीय सत्ता कौन रहता है भाई, तो जो लोदी वंश है ये केंद्रीय सत्ता रहते हैं। कल नहीं परसों की कहानी आपने देखा था कि कौन शासन कर रहा था, तो इस केंद्रीय सत्ता में जो है इब्राहिम लोदी होते हैं।
इब्राहिम लोदी कौन है? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश अफगानी मुस्लिम है। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है इब्राहिम लोदी जो है, इन्होंने अफगान समानता का सिद्धांत उलट दिया था। अफगान समानता का सिद्धांत उलट दिया था। जो अफगान समानता का सिद्धांत उलट दिया तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन इनको दिखता है। अब क्या है भाई, अब अफगान सरदार विरोधी रुख या विद्रोही रुख अपनाते हैं, और जो विद्रोही रुख अपनाते हैं इसमें कौन है भाई, तो इसमें जो है दौलत खां लोदी है, और कौन है, तो और जो है आलम खां लोदी हैं। दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी हैं। एक बच्चों वो लाइन तो जरूर, पंक्तियां जरूर सुने होंगे, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहां हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो कुछ वैसा ही क्या है भाई, कुछ वैसा ही नजारा यहां पे है कि अपने ही बागी हुए हैं। अपने ही बागी क्यों हुए हैं, क्योंकि अफगान सरदार जो हैं वो विद्रोही रुख अपनाए हुए हैं। तो क्या होता है, बाबर जो है भारत पे आक्रमण करते हैं और कहते हैं भाई कि उन्हें लोदी सरदारों का सहयोग मिला, राणा सांगा का सहयोग मिला, और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है सत्ता की प्राप्ति हुई। तो अगला मुद्दा बच्चों क्या है, अगला मुद्दा है बाबर के विजय अभियान। बाबर के विजय अभियान जो है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। पानीपत का युद्ध इनका किससे हुआ था, पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध किससे हुआ था, राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध किससे हुआ था, मेदिनी राय हैं, मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध जो है मोहम्मद लोदी, कहीं कहीं पे महमूद लोदी दिखेगा, इनके साथ हुआ था। ये क्वेश्चन आई फील की 2016 के आईएएस में क्रम से लगाने के लिए पूछा गया है। ये दो शासक जो रहते हैं राणा सांगा और मेदिनी राय, कौन है भाई, ये राजपूत हैं। और बाबर ने क्या किया था इन दो युद्धों में, राजपूत सिरों की मीनार बनाई थी, सिरों की मीनार बनाई थी। खानवा के युद्ध में उसने कौन सा नारा दिया था, तो खानवा के युद्ध में जो है उसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा मींस की धर्म युद्ध का नारा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बच्चों जो सुने हैं ना कि जिंदगी जब संघर्ष कराती है तो लाख हाथ पैर मारिए जो है कुछ भी नहीं मिलता है, और जिंदगी जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है देखते ही देखते जो बाबर अपने बाप दादाओं की छोटी सी रियासत फरगना के लिए लड़ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, वही बाबर जो है अब मात्र 4 सालों में कहां से कहां तक का साम्राज्य भाई, तो इनका साम्राज्य जो होता है अफगानिस्तान से लेकर के कहां तक हो गया है, अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक, बंगाल तक, हिमालय की तराई से लेकर कालिंजर ग्वालियर तक। 14 साल संघर्ष किए, कुछ नहीं मिला। जब जिंदगी ने करवट बदला तो मात्र 4 सालों में सब कुछ मिल गया। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है आप लोगों के साथ भी वही है, 2-3 साल हाथ पैर मारते हैं, कंपटीशन का लेवल बनाते हैं, नहीं कुछ मिलता है तो क्या होता है, वो सुने हैं ना कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जब लड़ते लड़ते जो है 3 साल 4 साल तैयारी करते करते जब एकदम से किनारों पर होते हैं, अब बेड़ा पार होने वाला होता है, सफलता के नजदीक पहुंचे होते हैं, वहीं पे पेशेंस, धैर्य जो है जवाब दे जाता है। जब एक बार लेवल बन जाता है बेटा तैयारी का तो क्या होता है, फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम निकल रहा होता है। तो आइए जो है बाबर की कहानी जो है वो समाप्त हुई। 1530 ईस्वी में क्या होते हैं, बाबर की मृत्यु होता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी नाम से लिखा था, तुजुके बाबरी नाम से लिखा था। ये किस भाषा में था भाई, तो तुजुके बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में था।
तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया जो है कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है। भारत की आबोहवा के बारे में, भौगोलिक दशा के बारे में, प्राकृतिक जो यहां की वनस्पतियां हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है। इसी जो आत्मकथा तुझके बाबरी है, इसका जो है फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया भाई? तो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। किस नाम से किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद इन्होंने बाबरनामा नाम से किया था। बाबरनामा नाम से किया था। एक मैडम बेवरीज रहती हैं, मैडम बेवरीज ने तुझके बाबरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। 1530 में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के साथ इनको काबुल में जो है वो दफना दिया जाता है। बाबर की कहानी खत्म है। आइए जो है आगे बढ़ते हैं। फरगना बेटा, हाँ फरगना आज का उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है। फरगना जो है आज का उज्बेकिस्तान, वही उज्बेकिस्तान ये सब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये रूस का हिस्सा हुआ करते थे। भारत पाकिस्तान में जो 1965 की युद्ध हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की ही राजधानी है। ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में रूस का विखंडन होता है। जब रूस का विखंडन होता है तो रूस कई भागों में बढ़ जाता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, और जो बचा उसे यूएसएसआर ना कह के उसे अब रसिया कहते हैं। चलिए जो है तो बाबर की कहानी खत्म बेटा। अब हम लोग कहां पे आते हैं? अब हम लोग हुमायूं पर आते हैं। हुमायूं जो हैं 2 चरणों में शासन किए थे। शासन के 2 चरण हैं। प्रथम चरण कब से कब तक है भाई? तो प्रथम चरण जो है 1530 से 1540 ईस्वी। द्वितीय चरण कब है? तो द्वितीय चरण जो है 1555 से 1556 ईस्वी। एक बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, नाम था लेन पुल। बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, नाम था लेन पुल। तो लेन पुल ने क्या कहा? लेन पुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहे, और लड़खड़ाते हुए ही क्या हुआ? लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जहां बेटा 1535 लिखा गया वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। कहां पे 1535 लिखा गया है? वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग एरर होगा। कहां पे बेटा लिखा हुआ है? 1540-55 बेटा लिखा हूं, आपको 35 दिख रहा होगा। दिन भर लिखना होता है बेटा ना, आप लोगों की तरह एक बैच जैसे आप लोग करते हैं, तो एक बैच नहीं, जितने भी बैच है बेटा ऐसे ही लिखना है। तो थोड़ा सा कर्सिव में क्या हो गया होगा, कर्सिव में जो है, तो मैंने वही लिखा था। वो 5 का ऊपर जो है घुंडी लग करके वो 3 जैसा दिख रहा था, मैंने 55 ही लिखा था। तो चलिए जो है, आइए बेटा जो है, तो हुमायूं 2 चरण में शासन करते हैं। मुकद्दर के मारे हुए रहते हैं, मुकद्दर के मारे हुए रहते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है? प्रसिद्ध इतिहासकार जो है लेनपुल है। लेनपुल कहते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। जीवन भर संघर्ष करते रहे, उसको उन्होंने कहा लड़खड़ाते रहे। लड़खड़ाते हुए ही उनकी मृत्यु हुई। मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियां उतर रहे होते हैं, पैर जो है फिसलता है, सीढ़ियों से गिरते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। दिल के बड़े अच्छे रहते हैं हुमायूं जो है। ही वॉज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। दिल के बहुत उदार शासक थे, उदार शासक थे, और साथ ही जो है मध्यकाल के पहले शासक थे, मध्यकाल के प्रथम शासक, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया, अपने भाइयों में किया। तो ही वॉज द फर्स्ट हु डिवाइडेड हिज एम्पायर एमंग हिज ब्रदर्स। तो अपने भाइयों में जो बंटवारा किया इन्होंने। नहीं बेटा आवाज तो ठीक ठाक चल रहा है। क्या आवाज में कोई दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? ही नहीं भाई, कह तो रहे हैं आपके साथ ही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम बेटा थोड़ा नासाज है, मौसम नासाज है, तो अपने अपनी जगह पे अगर देखिए बिजली उजली कड़क रही हो तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, नेटवर्क वाला इशू होगा। तो आइए भाई जो है, इस तरीके से क्या करते हैं? अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर देते हैं। साम्राज्य का बंटवारा करने से जो एक मजबूत शासक की मुगलों की छवि थी, जो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक था, अब वो भाइयों में साम्राज्य बढ़ गया। छोटे से हिस्से के शासक रह जाते हैं। कामरान हैं, अस्करी हैं, हिंदाल हैं, सुलेमान हैं,
इन लोगों में साम्राज्य का बंटवारा होता है। कामरान हैं, अस्करी हैं, सुलेमान हैं और हिंदाल हैं। हिंदाल हैं, तो इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में जो है साम्राज्य का बंटवारा होता है। अब क्या होता है, बंगाल का शासक बागी रुख अख्तियार कर लेता है। बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए हुमायूं बंगाल अभियान पे निकले थे। हुमायूं बंगाल अभियान पर निकले, परंतु रास्ते में क्या हो गया भाई, परंतु रास्ते में जो है शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे। परंतु रास्ते में जो है शेरशाह सूरी आ जाते हैं। राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से कहां के अभियान पे हैं भाई, बंगाल के अभियान पर हैं। यहीं रास्ते में कौन है, रास्ते में जो है शेरशाह सूरी हैं। शेरशाह सूरी क्या करते हैं, शेरशाह सूरी जो है रास्ता रोक लेते हैं, परंतु शेरशाह सूरी ने रास्ता रोक लिया। एक बच्चों प्रश्न पूछता है, प्रश्न क्या है, शेरशाह सूरी में शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का मिश्रण था। शेरशाह सूरी में क्या था, शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों का मिश्रण था। कैसे था भाई, तो आइए जरा समझें कि कैसे है। अभी शेरशाह सूरी का लोमड़ी का गुण समझिए कि लोमड़ी चालाक होती है, उनकी चालाकी समझिए। शेरशाह सूरी कौन रहते हैं, अफगान मुस्लिम रहते हैं। वही लोदी भी अफगानी थे, शेरशाह सूरी भी अफगानी मुस्लिम है। अफगानियों के बारे में बच्चों मैंने पहले से ही कहा कि अफगानी निम्न नस्ल के मुस्लिम थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। बाबर ने जो भारत का साम्राज्य पाया था, हिंदुस्तान का जो तख्ते को पाया था, तख्त को पाया था, लोदियों को ही, लोदियों मतलब अफगानियों को ही पराजित करके पाया था। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में अफगानियों में ये भावना घर कर, अच्छा बंगाल में भी जो महमूद लोदी था वो भी अफगानी ही था। तो ऐसे में अफगानियों में ये भावना घर कर गई थी कि तुर्क हैं भाई, मुगल तुर्क हैं। उनके अंदर ये भावना है कि ये तुर्क जो है अफगानियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, उनका नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। बाबर पहले, सॉरी शेरशाह सूरी पहले क्या बनना चाहते हैं, पहले अफगान मुस्लिमों का सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं। बिहार में बेटा रोहतासगढ़ है, नाम सुने होंगे, या सासाराम भी कहते हैं, नाम सुने होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वो रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं। दोनों सेना आमने सामने जो है खड़ी रहती है। हुमायूं संदेशा भिजवाता है भाई कि माजरा क्या है, क्यों रास्ता रोके हुए हो। तो संदेशवाहक को क्या कहते हैं, संदेशवाहक को कहते हैं कि हुमायूं से जाके पूछिए कि वो हम अफगानियों को जीने देना चाहते हैं कि नहीं जीने देना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है बेटा कई विद्वान बैठे हुए हैं ना, कई विद्वान किताब खोल के, अब जमाना बदल गया बेटा। जो है पहले जो है बबुआ लोग जो है सामने बैठे होते थे, सामने बैठे होते थे तो कुछ पूछा जाता था, कुछ बताते थे। अब क्या है कि सब विद्वान ने कोई ना कोई एक तो गाइड बुक लूसेंट खोले होंगे, कोई जो है पीडब्ल्यू का ही खोला होगा, और खोल करके एक एक पॉइंट टिक लगाते जाते हैं कि अच्छा ये बता दिया, ये वाला नहीं बताया। तो वहां से कहते हैं सर ये क्या था जरा मतलब वो लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं सर ये क्या था जरा बताइएगा एक बार। अभी बेटा मैं आ रहा हूं, कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं और लगभग 1.5 महीना में दिल्ली ही रहूंगा, अगले 1.5 महीना जो है। तो ऑफलाइन में अगर कोई है आप लोगों में, आप लोग तो ऑनलाइन वाले हैं, अगर कोई ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में भी क्लास में लगभग 150-200 बच्चे होते हैं। 150-200 बच्चों का बैच होता है। मैं जब क्लास में आता हूं तो 5 मिनट के लिए आपकी राजी खुशी से पूछता हूं, इंटरव्यू भी बेटा आप ही को देना है। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी आप ही को देना है। इंटरव्यू कौन सा मसला है, इंटरव्यू जो है व्यक्तित्व विकास का मसला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मसला है। एक शिक्षक जो है, हमेशा ये बात मान के चलिएगा बच्चों, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, आपके माँ बाप के बाद अगर आपके गुरुजी हैं तो गुरुजी वही नैतिक रूप से अगर गुरुजी उन्नत हैं, और गुरुजी की आप लोगों से दुश्मनी क्या हो सकती है। तो अगर आपका भला कोई चाहता है माँ बाप के बाद तो आपके गुरु ही हैं। तो अमूमन मैं ऑफलाइन में क्या करता हूं, 5 मिनट, जैसे 2-2.5 घंटे की क्लास होती है तो लगता है कि 5 मिनट बेटा वो भी पढ़ाई का ही हिस्सा है। क्लास में बोल देता हूं कि कोई भी एक टॉपिक आप अपने से तैयार कर लीजिए, और तैयार करके अगले दिन कहां पे आना है। हम लोग का पोडियम होता है ना, जहां पे हम लोग खड़े होते हैं, माइक लगाए हुए होते हैं। पोडियम थोड़ा सा ऊंचा होता है कि 150-200 बच्चे हैं तो उनको पीछे वाले बच्चों को भी पूरा तो थोड़ा ऊंचाई पे होता है। तो कहा जाता है कि आप पोडियम पे आइए, माइक लगाइए और लगा करके कोई भी एक टॉपिक जो आप तैयार किए हैं 2 दिन 4 दिन जितना भी समय लगे, और 5 मिनट आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक, न्यूज़पेपर का, करंट अफेयर्स का मुद्दा है, जो भी मुद्दा है, आप इससे क्या है कि इससे कम से कम ज्ञान से कुछ नहीं होता बेटा ना, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है। मैं अनुभव बता रहा हूं, वहां वाले बच्चे तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो सब बच्चों का पर्सनालिटी बहुत ही एडवांस होता है। या इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे होते हैं ना, वो भी थोड़ा सा पर्सनालिटी उनकी ओरिएंटेड होती है। मैं बड़े क्लास के धुरंधरों को देखा हूं ना कि बेटा आइए 5 मिनट के लिए, आते हैं तो किसी का चेहरा एकदम से टमाटर की तरह लाल हो गया है, किसी का तो
क्लास में सब वीडियो भी बनाते रहते हैं, मोबाइल का जमाना है, वीडियो बना रहे हैं, किसी का पैर देखेंगे तो कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। कोई आता है तो आकर के कहेगा सर पानी मिल जाएगा क्या? पहले पानी का गिलास पिलाया जाता है, बेटा पी लीजिए जो है। कोई 2-3 लाइन बोला, फिर कहा कि सर सब याद था, बस यहां पे खड़े होते ही भूल गया जो है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब है कि घर में बैठ करके किताब खोल करके और एक पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा रुकिए जो है, सब्र कीजिए, आगे आगे आप ही बताएंगे, तभी मैं जानूंगा बेटा कि विद्वान नहीं है, कुछ रखे हुए हैं, दाढ़ी और बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हम लोग भी जिंदगी का कुछ तजुर्बा जो है लिए हुए हैं। आइए जो है, तो हुमायूं पे हम लोग आते हैं। शेरशाह सूरी क्या है? शेरशाह सूरी रास्ता रोक देते हैं, रास्ता रोक करके उस कहते हैं भाई कि हम अफगानियों को जीने देना चाहते हैं कि नहीं जीने देना चाहते हैं। हुमायूं को लगता है कि बड़ा अजीब सा इंसान है, बड़ा अजीब सा इंसान है भाई। तो कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन फिर हुमायूं की सेना जो रहती है, उन्हें यह समझ में आता है कि अभी बंगाल का अभियान करना है, शेरशाह सूरी से उलझना सही नहीं है। तो वो लोग रास्ता बदल देते हैं, सेना रास्ता बदल करके बंगाल की तरफ निकलती है। शेरशाह सूरी कुछ बोलते भी नहीं, मतलब रास्ता बदलते हैं, तो सेना को छेड़ते भी नहीं है। मुगलों की सेना है, भारी भरकम सेना है। मात्र 10,000 की सेना ने बच्चों 1 लाख की सेना वाली इब्राहिम लोदी की सेना की ईंट से ईंट बजा दी थी। लोमड़ी के गुण है, चालाक भी है ना, बेवकूफ तो है नहीं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो है, अब क्या है भाई, अब बंगाल के अभियान पे जाते हैं, बंगाल को जीतते हैं। हुमायूं को, चूंकि दिल्ली की बेटा अगर दिल्ली में रहे हैं तो दिल्ली की गर्मी भी हाय तौबा है, दिल्ली की सर्दी भी हाय तौबा है, और बारिश में तो समाचार में देख ही रहे होंगे, जिस दिन 2-3 घंटा बरस गया उस दिन पूरे भारत में बस यही दिखाया जाता है कि डूब गया दिल्ली जो है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है, ऐसे में इनको बंगाल की आबोहवा बड़ी अच्छी लगती है, समंदर का किनारा होता है, 6 महीना यहीं पे आराम पसंद व्यक्ति रहते हैं, अपना 6 महीना गुजार देते हैं। दिल्ली से संदेशा आता है, दिल्ली से संदेशा आता है, और कहा जाता है कि 2-4 महीना और उधर बिता दिए तो दिल्ली को भूल जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके भाई ही क्या है, आपके भाई ही बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में हुमायूं फिर बंगाल से चलते हैं, और क्या रहेगा भाई, 1539 एडी है, 1539 ईस्वी। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध है। फिर से शेरशाह सूरी अब लौट रहे हैं, तो फिर से इनका रास्ता रोक लेंगे, सेना लौट रही है, फिर से रास्ता रोक लेंगे और कहेंगे जनाब, आपसे एक प्रश्न जाते समय पूछा था कि हम अफगानियों को जीने देना चाहते हैं कि नहीं जीने देना चाहते हैं, जवाब बिना दिए ही आप रास्ता बदल के निकल लिए थे। इन 6 महीनों में शेरशाह सूरी क्या करते हैं? इन 6 महीनों में शेरशाह सूरी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी अफगानी रहते हैं उनमें घूम घूम करके इस बात का प्रचार कर चुके होते हैं कि हुमायूं के मन में अफगानियों के प्रति अभी भी बैर भाव है। इसीलिए बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पूछा था, बिना जवाब दिए निकल लिए। तो 6 महीना में अफगानियों को संगठित कर चुके हैं, अफगानों के नेता बन चुके हैं। इस बार पुरजोर जो है रास्ता रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि उत्तर दे के जाइए। शेरशाह सूरी में लोमड़ी का गुण था, बहुत चालाक था, बातों में उलझाए हुए रहता है। बेटा मानसून का समय होता है, जानबूझ करके उनकी सेना को जहां पे रोका था, रास्ता जहां पे रोके वो निचला क्षेत्र था, निचला क्षेत्र था, ये थोड़े से अपर एरिया में रहते हैं। बातों में उलझा करके बारिश का इंतजार कर रहा होता है शेरशाह सूरी। बारिश होता है, मुगलों का जो सैन्य शिविर है उसमें पानी भर जाता है। मुगलों के सैन्य शिविर में पानी भरने से क्या होगा? जो बाबर के पास क्या था भाई, बाबर पहला शासक था जिसने तोप का प्रयोग किया था ना। जो तोप के गोला बारूद रहते हैं वो सब बारिश में भीग जाते हैं। अब मुगल सेना का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। शेरशाह सूरी आक्रमण करते हैं, सेना के शिविर में पानी भरा है, सेना में भगदड़ होती है। हुमायूं घोड़े सहित बिहार में, बेटा पश्चिमी बिहार में करमनासा नदी बहती है, घोड़े सहित करमनासा नदी में कूद जाते हैं। करमनासा नदी में कूद जाते हैं तो एक भिस्ती होता है, भिस्ती मतलब मल्लाह होता है। राजाओं का घोड़ा भी बच्चों निराला होता था, उसकी साज सज्जा सब कुछ भाई राजा का घोड़ा है, वो भी केंद्रीय राजा का घोड़ा है। तो ऐसे में उसे लगता है कोई राज परिवार का विशेष व्यक्ति है, वो घोड़े को बचाता है। हुमायूं भी बचते हैं, हुमायूं को सुरक्षित दिल्ली तक पहुंचाता है। हुमायूं खुश होकर के उसे एक दिन का शहंशाह हिंदुस्तान बनाते हैं। अब क्या है भाई, तो ऐसे में हुमायूं जब सुरक्षित दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें शेरशाह सूरी की चालाकी समझ में आ जाती है कि बातों में उलझा करके बारिश का वेट कर रहा था। दिल्ली से हुंकार भरते हैं, ललकारते हैं, कहते हैं कि अपने क्षेत्र में अच्छा बेवकूफ बनाया, अगर हिम्मत है तो आओ कन्नौज के मैदान पर। तो अगला साल बच्चों आ जाएगा 1540 ईस्वी। 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध है? कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज के युद्ध में फिर से क्या होता है? फिर से बारिश हो जाता है, फिर से बारिश होता है, फिर से मुगलों का गोला बारूद जो है वो भीग जाता है, और फिर से जो है शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। तो शेरशाह सूरी में लोमड़ी का गुण तो आपने देख लिया, शेर का गुण क्या है भाई? तो शेर का गुण कि उसने चुनौती को स्वीकार किया। भाई शहंशाह हिंदुस्तान ललकार रहा है, कहां पर? कन्नौज में ललकार रहा है। जब कन्नौज में ललकार रहा है तो शेर का गुण मतलब ये हौसला दिखाते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, जाते हैं कन्नौज। कन्नौज पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है। अगर डर गए रहते हैं
तो शहंशाह हिंदुस्तान नहीं बन पाते। तो जाते हैं भाई, क्या होता है, जाते हैं तो मुकद्दर इनका साथ देता है, बारिश फिर से होता है, शेरशाह सूरी जीतते हैं। शेर का गुण था, हुमायूं भाग रहे होते हैं, कन्नौज से ये इनका पीछा करते हैं। हुमायूं दिल्ली में आते हैं कि शायद जिन भाइयों को अपना साम्राज्य बांटा उन भाइयों से सहयोग मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिला। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हुमायूं को दिल्ली भी छोड़ना पड़ेगा और शेरशाह सूरी क्या होंगे, शेरशाह सूरी जो है सूर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, सूर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो सूर साम्राज्य कब से कब तक, 1540 से 1555 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी मात्र 5 वर्ष तक शासक रहे, 1540 से 1545 ईस्वी तक। 1540 से 1545 ईस्वी तक मात्र 5 वर्ष शासक रहे। साउथ इंडिया की मूवी देखे हैं, साउथ इंडिया की पिक्चर देखे होंगे बेटा। जो है साउथ इंडिया का पिक्चर थोड़ा साई-फाई होता है। साई-फाई मतलब वो जो दुश्मन होते हैं सब ना, दुश्मन गोली चलाते हैं, हीरो जो होता है, हीरो जो है सर्वगुण संपन्न तो छोड़ दीजिए, उसके अंदर जो है कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं। गोली चल रहा होता है, वो गोली को पकड़ लेता है और पकड़ करके उस गोली को ऐसे मारता है, वो गोली जो है उसके बंदूक से भी तेज उस दुश्मन के पास जाती है, उस दुश्मन को लगता है, दुश्मन मर जाता है। कुछ ऐसा भी क्या होता है भाई, तो कुछ ऐसा है, ये भी क्या होते हैं, ये भी कालिंजर में होते हैं, शेरशाह सूरी कालिंजर में होते हैं। उक्का नाम का एक अग्नेयास्त्र होता है, उक्का मतलब समझ सकते हैं, बॉर्डर पिक्चर देखे हैं, बॉर्डर ही पिक्चर है, सनी देओल का एक कंधे पे बेटा तोप की तरह जो रॉकेट लॉन्चर जिसे आज की भाषा में आप लोग समझते हैं। उक्का नाम का जो अग्नेयास्त्र था वो क्या था भाई, तो वो जो है हल्की तोप होती थी। हल्की तोप मतलब वही जो मैंने बॉर्डर पिक्चर में कहा ना कि कंधे पे उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं। कहां पर, कालिंजर में चला रहे होते हैं। तो कहां 1535 अभी फिर से दिख रहा है, ये गधाराम है क्या आप लोग, मैं बोल रहा हूं 40, जब 1540 में बैठे तो 35 क्या समय काल पीछे जाता है क्या। अब जल्दी जल्दी लिखने में ये आपको 3 क्यों दिख रहा है, ये मैंने ऐसे 5 किया हुआ है और मुंह से तो बोल रहा हूं ना कि मुंह से सुनाई नहीं दे रहा है। 1555 हो गया, तेजी से लिखने में ये थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है। अरे 2024 के बाद बेटा 2015 आ जाएगा कि 2024 के बाद 2025-26 आएगा। संकल्प बैच में है आप लोग, 2026 में तो ऐसा तो होगा नहीं 2024 के बाद 23 आ जाएगा, 22, 2026 बैच में है ना, मुंह से बोल रहा हूं उसे भी सुनिए। 1545 में उक्का नाम का अग्नेयास्त्र चला रहे थे। उक्का नामक अग्नेयास्त्र को चलाते हैं, वो किला रहता है, कालिंजर का किला। ग्वालियर गए हैं कभी, जाइए तो ग्वालियर का किला देखिए भाई, उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो अग्नेयास्त्र चला रहे होते हैं। अभी मैंने साउथ इंडिया की मूवी जैसे बताया, किस्मत भी बेटा अजीब अजीब सा खेल खेलती है। इनके जो अग्नेयास्त्र का गोला मारते हैं तो पत्थर का किला है, वो जाता है और गोला किले पे लगता है और किले पे लग करके वो लौट करके फिर से आता है, आकर के इनके बगल में जितने गोला बारूद रखे होते हैं उसी पे गिरता है, उसी पे गिरता है, तो धड़ाम होता है और उसी के साथ शेरशाह सूरी दुनिया से चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है शेरशाह सूरी की कहानी है। अब हुमायूं है भाई, हुमायूं का क्या हुआ, तो हुमायूं 1540 से सिंहासन खो चुके हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दर दर की ठोकर मतलब कभी उस राजा के हाथ 2-4 महीने रह लिए, कभी फिर दूसरे राजा के हाथ पे रह लिए। इनको कुछ समय का जो शाही संरक्षण है वो तो सब किसी ने दिया, परंतु सैन्य सहयोग जो है किसी ने नहीं दिया। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से 15 वर्ष बीत जाते हैं, फिर जो है किस्मत करवट बदलता है, और किस्मत करवट बदलता है तो कौन सा वर्ष आ जाता है, 1555 ईस्वी आ जाता है। 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध होगा, तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध होगा, सरहिंद का युद्ध होगा। सरहिंद के युद्ध में कौन इनसे लड़ेगा, वही सूरवंश के सिकंदर सूर की पराजय, और हुमायूं फिर से क्या होंगे, हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होंगे। तो इस तरह से क्या है भाई, इस तरह से जो है सरहिंद के युद्ध से हुमायूं फिर से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे, परंतु किस्मत को रास नहीं आता है। 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय क्या होगा, उतरते समय फिसल कर गिरेंगे और मृत्यु हो जाएगी, फिसल कर गिरेंगे और मृत्यु हो जाएगा। चलिए बेटा, हुमायूं की भी कहानी खत्म। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब कहां पे आएंगे भाई, अब हम लोग शहंशाह अकबर पर आएंगे, शहंशाह अकबर पर आएंगे। शहंशाह अकबर कब से कब तक हैं, 1556 से 1605 ईस्वी।
अकबर जो है भारतीय इतिहास में दो लोगों को महान कहा जाता है बच्चों, ट्रूली अगर कहा जाए तो एक अशोका द ग्रेट और दूसरे अकबर को महान कहा जाता है। क्यों महान कहा जाता है? तो हमारी संस्कृति तो बच्चों आप जान ही रहे हैं, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो हमने तो दिलों को जीता है भाई, तो हमारे यहां पे महान कोई किसी को मार दिया, काट दिया, फला युद्ध जीत लिया, इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, ये बेटा किसका तराजू है? महानता का किसका पैमाना है? ये पश्चिमी शक्ति के देशों का पैमाना है। अरे वो पश्चिमी संस्कृति वाले सिकंदर को महान कहते हैं भाई ना, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। पश्चिमी संस्कृति वाले जो सिकंदर को महान कहते हैं, सिकंदर ने कौन सा गुल खिलाया था? कोई महान नहीं था बेटा, रक्त पिपासु था। रक्त पिपासु मींस की सिकंदर की तलवार जब एक बार म्यान से निकलती थी तो सैकड़ों को मार करके ही फिर म्यान में जाती थी। बड़े बड़े साम्राज्य बना लेने से व्यक्ति महान नहीं होता है। वो पश्चिमी संस्कृति वाले कौन है भाई? वो पश्चिमी संस्कृति वाले अधगर गगरी छलकत जाए वाले हैं। अब बेटा ये सब ना डिबेटेबल प्रश्न है, महाराणा प्रताप महान है कि अकबर महान है। महाराणा प्रताप की जो महानता है बेटा वो भारत के ही संदर्भ में नहीं है, वो वैश्विक संदर्भ में है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए लड़ा, जीवन भर लड़ा, और वो हौसला, वो जिगर भी तो होना चाहिए भाई ना। जब सारे अकबर के सामने सजदा कर रहे थे, सारे जो हैं मुगलों के सामने सिर झुका रहे थे, महाराणा प्रताप कहां के राजा हैं? मेवाड़ के राजा हैं। अकबर मेवाड़ मतलब बेटा पूरे राजा। और लड़ना किससे था? लड़ना आज का भारत भी मत समझिए, मुगलों के पास उस जमाने का आज का अफगानिस्तान था, आज का पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश था, आज का भारत था। तो लड़ना आज के भी भारत की बड़ी शक्ति। राजस्थान अगर बेटा लड़ जाए जो है अपने देश की सेना से, राजस्थान राज्य की पुलिस अगर देश की सेना से लड़ जाए, अंजाम बेटा आप भी जानते हैं कौन जीतेगा? केंद्र की सेना बेटा, फौज, इंडियन आर्मी, इंडियन। मुद्दे की बात यह है कि केंद्र की सेना का जो रख रखाव होता था, जो उसका ट्रेनिंग होता था, वो बहुत खर्च होता। आज बेटा फौज में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, मुगलों के घोड़ों को 2-2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। मुगलों के घोड़ों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, हाथियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका बेशुमार, चूंकि भाई संसाय हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा आया था। आज की जगह, आज की तरह ऐसा थोड़ी था कि आपके घर में टॉयलेट नहीं है तो सरकार टॉयलेट बनवा रही है, आपके गांव में सड़क नहीं है तो सरकार सड़क। जो भी शाही खजाने में पैसा आता था, सेना पे ही अधिकांशतः खर्च होता था। वैसे में महाराणा प्रताप का जो जिगर था, महाराणा प्रताप का जो हौसला था, उसी को नमन है बेटा। और वियतनाम के युद्ध में वियतनामी अमेरिका से लड़े। वियतनामी जो वो रहता है, हो ची मिन्ह रहता है, हो ची मिन्ह 15 साल तक अमेरिका से लड़ा भाई। वियतकांग आर्मी रहती है, तो वो किसको अपना आदर्श मानता था? वो महाराणा प्रताप और शिवाजी को अपना आदर्श। मुद्दे की बात बच्चों, वियतनामी भी अमेरिका से क्यों लड़ रहे थे? अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। जब मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अपना आदर्श किसे माना? अपना आदर्श महाराणा प्रताप को माना कि भाई अपनी मातृभूमि के लिए कभी वो अकबर के सामने झुके नहीं। और भी बेटा कहानियां बहुत हैं, आप लोग सिलेबस तक ही रहिए। तो आइए जो है अकबर पे हम लोग बात किया जाए। तो इस तरीके से क्या है, शहंशाह अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक कितने वर्ष की उम्र में शासक बने थे? तो 14 वर्ष की उम्र में 14 वर्ष भी आयु नहीं था, 13 साल 8 महीने और कुछ दिन के रहते हैं। हुमायूं की जब पैर फिसल करके मृत्यु होता है, ये कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। कुछ वैसा ही अकबर का रहता है भाई, कि अकबर की जो प्रतिभा थी कि 13 साल 8 महीने का लड़का कहां पर था? 13 साल 8 महीने का लड़का युद्ध भूमि पे था। पंजाब के कालानौर में जो है युद्ध भूमि में लड़ रहा होता है। वही कालानौर में इनके चाचा रहते हैं, चाचा बैरम खान रहते हैं। और चाचा ने क्या किया? उनका युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक किया। तो इस तरीके से क्या है, अकबर शासक बने भाई। तो इनके शासन को 3 चरण में देखेंगे। 3 चरण में देखा जाएगा। प्रथम चरण 1556 से 1560 ईस्वी। किसके संरक्षण में रहते हैं भाई? बैरम खान के संरक्षण में रहते हैं। द्वितीय चरण 1560 से 1562 ईस्वी। 1560 से 1562 ईस्वी जो है, इसे कौन सा शासन कर रहे हैं? इसे पेटीकोट शासन कहते हैं। किसके संरक्षण में है? तो अपनी धाय मां माहम अनगा के संरक्षण में है। माहम अनगा के संरक्षण में है। तृतीय चरण क्या है?
तो जो तृतीय चरण है 1562 से 1605 ईस्वी, 1562 से 1605 ईस्वी, यहां पे क्या है भाई? तो यहां पर अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में, देयर वर द 3 स्टेज ऑफ द अकबर रेन. Akbar ruled since 1556 to 1605. The first stage when he was under the patronage of Bairam Khan, it was since 1556 to 1560. The second stage it was of the short tenure of 2 years, that is since 60 to 62, when he was under his caretaker Mahamanga. And in the third stage, Akbar started to rule as an independent leader. चलिए बच्चों, जो है तो 14 साल की उम्र के रहते हैं चाचा जो इनके रहते हैं बैरम खान, वही सारे निर्णय ले रहे होते हैं धीरे धीरे 4 वर्ष. अच्छा, इस चरण में क्या होता है? इस चरण में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है. पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है. अकबर की तरफ से बैरम खान रहते हैं, उधर से जो है आदिल सासूर रहते हैं. अ से अकबर, अ से आदिल सासूर होते हैं. इधर से बैरम खान गए हुए हैं, उधर से कौन आया था? उधर से हेमू आए हुए रहते हैं. हेमू की उपाधि क्या रहती है? हेमू की उपाधि विक्रमादित्य की होती है. भारतीय इतिहास में बच्चों कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और हेमू जो है 14वें और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया. तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से जो है बैरम खान इस युद्ध में जीतते हैं. हेमू विक्रमादित्य का गर्दन काट करके लाए हुए रहते हैं, और दरबार में उनका रुतबा जो होता है, उनकी हैसियत जो होती है, बहुत बढ़ गई होती है. अपने मनमर्जी से जो है पदों का बंटवारा करते हैं. अकबर बस एकमात्र नाम मात्र के जो है राजा रह गए थे. धीरे धीरे अकबर की उम्र बढ़ रही है. 1560 में अकबर अब 18 साल के हैं. अकबर बैरम खान से बार बार कहते हैं कि निर्णय, शासन के निर्णय मुझे लेने दीजिए. सत्ता में बच्चों इतना पावर है, इतना शक्ति है, नियत बिगड़ते देर नहीं लगती है. बैरम खान बार बार मना कर देते कि अभी शासन के निर्णय लेने की समझ बूझ आपकी नहीं है. ऐसे में एक छोटा सा युद्ध दोनों के लोगों के मध्य में होता है. बैरम खान पराजित होते हैं. अकबर उनके सामने 2 प्रस्ताव रखते हैं कि या तो सामान्य अधिकारियों की तरह, सामान्य मंत्री की तरह राज दरबार में रहिए, या तो पेंशन लेकर के मक्का मदीना निकल जाइए. बैरम खान मक्का मदीना जाने का निर्णय लेते हैं. रास्ते में गुजरात के समीप उनकी हत्या होती है. उनकी विधवा जो रहती हैं पत्नी सलीमा बेगम, अपने बेटे अब्दुल रहीम को लेकर के अकबर के यहां आती हैं कि अब जाएं तो कहां जाएं भाई. ऐसे में अकबर हृदय से, दिल से बड़े उदार थे भाई. सलीमा बेगम को जो है पत्नी का दर्जा देते हैं. अब्दुल रहीम को उस जमाने में खाने खाना का पद होता था. खाने खाना का पद बड़े ही विश्वसनीय लोगों को दिया जाता था. तो अब्दुल रहीम को खाने खाना के पद तक जो है लेकर जाते हैं. अब बैरम खान के बाद अकबर को लगा कि चलिए भाई बला टली, अब निर्णय मैं खुद लूंगा. तब तक जो है एक कहावत तो बेटा सुने ही हैं, आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके. आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके. अब कौन आ गया? अब धाय मां आ गई. धाय मां जो है अपना सिक्का चला रही है. क्योंकि महिला है तो इस समय काल को पेटीकोट गवर्नेंस या पेटीकोट शासन कहते हैं. 2 वर्ष तक उनका प्रभाव रहा. आप बेटा जब आईएएस बनेंगे ना, तो अधिकांशतः मैं बता रहा हूं गुरूर नहीं रह जाता है. इतना झेल कर, इतना मेहनत करके, देश दुनिया के बारे में इतना पढ़ लिख करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं कि जिंदगी का बोध हो चुका रहता है. एक जो कहा जाता है ना, जिस वृक्ष में फल आता है वो वृक्ष झुक जाता है. आईएएस निकलते निकलते आपके व्यक्तित्व में इतने सारे गुण आ चुके रहेंगे, कोई अहंकार की भावना, कोई वो सब आपके अंदर नहीं. वो सब किसके अंदर रहेगा? आपका जो छोटा भाई होगा, आपके जो चाचा उचा होंगे. भाई जहां भी जाएगा वो सबको कहेगा खबरदार, मेरे भैया या मेरी दीदी जो है वो आईएएस है. तो वही हाल क्या है भाई? वही हाल जो है महामनगा का शासन पे क्या है? महामनगा का शासन पे अत्यधिक प्रभाव है. इनके बेटे जो रहते हैं आधम अनगा, आधम अनगा का अपना ही पिक्चर चल रहा होता है. वो अपना ही ख्वाब देख रहे होते हैं कि शहंशाह मैं बनूंगा. शहंशाह बनने के लिए अकबर की हत्या के षड्यंत्र तक की भी आहट सुनाई देने लगती है. अकबर को समझ में आता है कि पानी अब सर के ऊपर जा रहा है. आधम अनगा को मरवा दिया जाता है. महामनगा को भी पेंशन देकर के दरबार से रुखसत किया जाता है. अब महामनगा का जब कार्यकाल, उनके प्रभाव से अकबर मुक्त होते हैं, तो एक स्वतंत्र शासक के रूप में अकबर आते हैं और यहीं से महानता की जो है इबादत लिखना शुरू करते हैं. तो अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में कई सारे, लगभग 20 विजय करते हैं. कई सारे विजय अभियान अकबर के विजय अभियान, कई सारे विजय अभियान करते हैं. मालवा को जीतेंगे, कालिंजर को जीतेंगे. मालवा कालिंजर के बाद फिर जो है महारानी दुर्गावती को पराजित करते हैं. वो वाला कई बार पूछा गया है.
दुर्गावती का जो विजय रहता है गोंडवाना की विजय करते हैं, गोंडवाना की विजय है। किसी भी इतिहास में बेटा अगर महिला कहीं से लड़ी हैं या महिला शासिका हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रानी दुर्गावती जो है लड़ती हैं। फिर इसके बाद चित्तौड़ की विजय करेंगे। इसके बाद गुजरात की विजय करेंगे। इसी गुजरात की विजय के साथ बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। हल्दी घाटी का युद्ध, काबुल की विजय, कांधार को जीतते हैं, बलूचिस्तान को जीतते हैं, कश्मीर को जीतते हैं, उड़ीसा की विजय करते हैं, खान देश को जीतते हैं, असीरगढ़ को जीतते हैं और अहमदनगर को जीतते हैं। अहमदनगर को जीतते हैं। अहमदनगर में कौन है भाई? चांद बीबी इनसे लड़ी थी। अहमदनगर की शासिका जो है चांद बीबी जो है वो इनसे लड़ी थी। अब बच्चों महानता इसमें नहीं था कि उन्होंने फला को जीता, फला को जीता, फला को जीता। महानता इसमें था कि इन्होंने कई सारे कार्य किए। अकबर के शासन के महत्वपूर्ण कार्य कौन से कार्य किए भाई? तो जजिया की समाप्ति किया, दास प्रथा को समाप्त किया, बाल विवाह को समाप्त किया, बहु विवाह को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, तीर्थ यात्रा जो कर है उसे समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, धर्म संसद इबादत खाना की स्थापना किया, इबादत खाना की स्थापना किया, महजरनामा की घोषणा किया, महजरनामा की घोषणा किया, नवीन धर्म दीने इलाही चलाया और भी बहुत सारे हैं। सुलह कुल की नीति को अपनाया, शासन के सुलह कुल नीति को अपनाया, नीति को अपनाया। तो अकबर को जो महान कहा गया वो इन सारे कार्यों के लिए किया गया। मींस की सती प्रथा को इन्होंने कहा भाई किसी भी धर्म का मसला हो, किसी भी महिला को जलती हुई चिता पे भेजना ये गलत है, उन्होंने इसे प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ साथ जजिया जो हिंदुओं पर उनकी सुरक्षा के बदले या गैर मुसलमानों पर जो उनकी सुरक्षा के बदले रहता है, जजिया को समाप्त कर दिया। दास प्रथा को भाई, चूंकि दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन उन्होंने कहा दास प्रथा ही अवैध है भाई, एक मानव को गुलाम बना ले, खत्म कीजिए। अगला बाल विवाह जो है महिलाओं की बुरी स्थिति का सबसे बड़ा कारण, इसे समाप्त किया। बहु विवाह, एक पुरुष कई शादियां करे, इस परंपरा को समाप्त किया। विधवा पुनर्विवाह, स्वयं जो है विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया था, उसको बढ़ावा दिया। हिंदू अपनी तीर्थ यात्राओं पर जाते थे, कुंभ यात्रा पे जाते थे, केदारनाथ बद्रीनाथ जो भी धर्मस्थल पे जाते थे तो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, उसे समाप्त करवा दिया। सुलह कुल की नीति, सभी धर्मों को जोड़ करके चलने की नीति को अपनाया। हिंदू त्योहारों को भी उतने ही उत्सुकता से मनाया जितनी उत्सुकता से अपने त्योहारों को मनाते थे। तो चलिए बच्चों जो है, तो बेटा मैं ये मैसेज पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया हूं, क्लास क्यों नहीं चल रही है? लग जाएगा बेटा ना, या रुकिए मैं आज बात करता हूं जो मैनेजमेंट के हैं उनसे। मैं ये काम बेटा हम लोगों का नहीं है, वो मैनेजमेंट जैसे आपको ये कोचिंग नहीं बेटा, ये कंपनी है, सबका काम अलग अलग डिसाइड है। तो मैनेजमेंट इतने सारे लगभग अगर आप जोड़ेंगे तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम मिलाकर के 50 से ज्यादा टीचर हैं। क्लास बेटा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि शुरू में हम लोग जानते हैं कि शुरू में एक बैच लेकर के चला जाता है कि आप कर रहे हैं बीए, आप कर रहे हैं बीएससी, अभी आप कॉलेज वाली मानसिकता में हैं, कॉलेज वाली मानसिकता में है भाई, तो सीधे आपको आईएएस के लेवल पे, हम लोग कॉलेज के स्तर पे तो जाके पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग पढ़ाएंगे बेटा तो आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछता है, शेरशाह सूरी में शेर और लोमड़ी का गुण है, तो हमेशा आपको यूपीएससी के लेवल पे रखा जाएगा। अब यूपीएससी के लेवल पे थोड़ा सा हार्ड पड़ता है तो समय दिया जाता है कि बच्चा ढल जाए जो है सांचे में जब धीरे धीरे ढल जाएगा तो उसके बाद क्लासेस को बढ़ाया जाता है। तो अभी तो आप लोग का बैच शुरू हुआ मुझे लग रहा है 1.5-2 महीना नहीं हुआ है, 1.5-2 महीने के बाद जो है 2 महीने 2.5 महीने के बाद एक आध बैच और आपका शुरू हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ढलते जाते हैं आगे चल करके फिर 7-8 महीने के बाद 3 बैच हो जाते हैं, एक दिन में 6 घंटे की क्लास हो जाती है। चलिए बेटा, तो अकबर की कहानी अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी तक की जो भी मुद्दा हम लोगों ने बातचीत किया, अगर इस पर कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। इकोनॉमिक्स आप लोग का कंप्लीट हो गया है शायद ना? अच्छा, इकोनॉमिक का होता है, तब फिर क्यों कह रहे हैं कि क्लास कब लगेगा? इकोनॉमिक प्लस हिस्ट्री चल रहा है, 2 चल रहा है ना? हेडिंग दे दीजिए मुगल वंश लिखिए।
उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए बाबर। बाबर, देखिए बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से, बाबर मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से संबंधित संबंधित तुर्क तुर्क मुस्लिम थे। तुर्क मुस्लिम थे या तुर्क मुस्लिम ही थे, लगाइए। बाबर मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र से संबंधित तुर्क मुस्लिम थे। नेक्स्ट, बाबर के अंदर दो महान योद्धाओं के, बाबर के अंदर दो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। दो महान योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। वह मातृपक्ष से, वह मातृपक्ष से चंगेज खान के वंशज थे। मातृपक्ष से चंगेज खान के वंशज थे। तो पितृपक्ष से तैमूर लंग के वंशज थे। तो पितृपक्ष से तैमूर लंग के वंशज थे। नेक्स्ट, बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में शासक बने। बाबर मात्र 12 वर्ष की आयु में शासक बने। इन्होंने मध्य एशिया के सबसे समृद्ध शहर समरकंद पर कब्जा किया। इन्होंने मध्य एशिया के सबसे समृद्ध शहर समरकंद पर कब्जा किया। किंतु इनकी सफलता, मध्य एशिया के सबसे समृद्ध शहर समरकंद पर कब्जा किया, किंतु इनकी सफलता अल्पकालिक सिद्ध हुई। इनकी सफलता अल्पकालिक सिद्ध हुई और इनकी पैतृक जागीर फरगना भी इनके हाथ से निकल गया। पैतृक जागीर फरगना भी इनके हाथ से निकल गया। हेडिंग दे दीजिए बाबर का भारत में साम्राज्य विस्तार। बाबर का भारत में साम्राज्य विस्तार, वो चारों वाला बेटा कर लीजिएगा जो मैंने चारों बताया था। पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और उसके बाद घाघरा का युद्ध था। ये चारों आप लोग स्लाइड से देख करके वो कर लीजिएगा। अगला करिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नाम से लिखा था। 3-4 लाइन का जगह छोड़ करके उसे लिख लीजिएगा। अगला है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नाम से लिखा था। इस ग्रंथ में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, इस ग्रंथ में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को बताया। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को बताया। लिखिए, तुझके बाबरी का कृष्णदेव राय को बताया। नेक्स्ट, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। तथा इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद, इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेवरीज ने किया। अंग्रेजी में अनुवाद मैडम बेवरीज ने किया। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ, 1530 ईस्वी में हुआ तथा इन्हें काबुल में दफना दिया गया, तथा इन्हें काबुल में दफना दिया गया। हेडिंग दे दीजिए हुमायूं, हेडिंग दे दीजिए हुमायूं। लिखिए, हुमायूं ने 2 चरणों में शासन किया। हुमायूं ने 2 चरणों में शासन किया। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रथम चरण। 1530 से 1540। प्रथम चरण 1530 से 1540। लिखिए, हुमायूं एक उदार स्वभाव के शासक थे। उदार स्वभाव के शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों हिंदाल, कामरान, अस्करी,
जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों हिंदाल, कामरान, अस्करी और सुलेमान में बांट दिया। सुलेमान में बांट दिया। हेडिंग दे दीजिए हुमायूं की विजय। हुमायूं की विजय या विजयें? हुमायूं की विजय। ये हुमायूं ने दोहरिया का युद्ध, हुमायूं ने दोहरिया, दोहरा होता है ना, दोहरिया का युद्ध, कौमा चुनार का युद्ध, कौमा दोहरिया का युद्ध, चुनार का युद्ध, कालिंजा का युद्ध और गुजरात के युद्ध में विजय प्राप्त किया। और गुजरात के युद्ध में विजय प्राप्त किया। हेडिंग दे दीजिए हुमायूं की पराजय। हेडिंग दे दीजिए हुमायूं की पराजय। देखिए हुमायूं की पराजय चौसा के युद्ध ब्रैकेट में 1539, हुमायूं की पराजय चौसा के युद्ध ब्रैकेट में 1539 और कन्नौज का युद्ध, और कन्नौज का युद्ध ब्रैकेट में 1540, और कन्नौज का युद्ध ब्रैकेट में 1540 में हुआ। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके, इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त किया। दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त किया। नेक्स्ट लिखिए 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में, 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने, 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके, हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया। सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली की सत्ता प्राप्त किया। नेक्स्ट 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय, 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियां उतरते समय हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गया। हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए अकबर। अकबर लिखिए अकबर 1556 से 1560 तक, 1556 से 1560 तक बैरम खान के संरक्षण में रहें, बैरम खान के संरक्षण में रहें और इस दौरान पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की तरफ से, और इस दौरान पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की तरफ से बैरम खान ने आदिल शाह सूर, बैरम खान ने आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू विक्रमादित्य को, आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू विक्रमादित्य को पराजित करके युद्ध में विजय प्राप्त किया। पराजित करके युद्ध में विजय प्राप्त किया। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का साम्राज्य विस्तार। नीचे लिखिए मालवा की विजय 1 2 3 करके। मालवा की विजय ब्रैकेट में 1561, गोंडवाना की विजय ब्रैकेट में 1564, मालवा की विजय 1561, गोंडवाना की विजय 1564, डैश देकर रानी दुर्गावती को पराजित किया। रानी दुर्गावती को पराजित किया। चित्तौड़ की विजय ब्रैकेट में 1568, राणा उदय सिंह को पराजित किया। चित्तौड़ की विजय ब्रैकेट में 1568, राणा उदय सिंह को पराजित किया। नेक्स्ट मारवाड़ की विजय ब्रैकेट में 1570। नेक्स्ट गुजरात की विजय ब्रैकेट में 1572, गुजरात की विजय ब्रैकेट में 1572। इस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध, अगला है बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध ब्रैकेट में 1576। काबुल की विजय, नेक्स्ट है काबुल की विजय 1581। दक्षिण हेडिंग दे दीजिए दक्षिण भारत की विजय। हेडिंग देना है बच्चों दक्षिण भारत की विजय। उसके नीचे 1591 खानदेश की विजय, 1591 खानदेश की विजय। लाइन चेंज 1597 अहमदनगर की विजय, 1597 अहमदनगर की विजय ब्रैकेट में चांद बीबी को पराजित किया। चांद बीबी को पराजित किया।
नेक्स्ट 1601, 1601 असीरगढ़ की विजय, असीरगढ़ की विजय, ब्रैकेट में दक्षिण भारत की अंतिम विजय, दक्षिण भारत की अंतिम विजय। हेडिंग दे दीजिए अकबर के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष, अकबर के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष। नीचे 1562, ईयर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो लिख रहे हैं 1562 डैश देकर, दास प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध। 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1563 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। नेक्स्ट 1564 जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति। 1575 1564 जजिया कर की समाप्ति। 1575 इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना। ब्रैकेट में यह धर्म संसद था, यह धर्म संसद था जिसे 1578 में, इबादत खाना की स्थापना बेटा, ब्रैकेट में यह धर्म संसद था जिसे 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट 1579 1579 1579 महजरनामा की घोषणा, महजरनामा की घोषणा। नेक्स्ट 1580 1580 आईने दहसाला की स्थापना, आईने दहसाला की स्थापना। अरे बेटा वो शादी नहीं किए थे, मतलब ये इतना बेवकूफों वाला आप लोगों का दिमाग रहता है ना। अपनी, अच्छा शब्द भी देखिए, अपनी मां से शादी क्यों की, कौन सा खजाना मिल गया इसमें बेटा आपको, इस शब्द से आपको कौन सा खजाना मिल गया। उन्होंने शादी नहीं, उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था। पत्नी का दर्जा मतलब कि अरे भाई युद्ध भी तो उन्हीं से किया था, बैरम खान से ही युद्ध किया था ना। दरबार में कई गुट होते थे, मुगलों के भी दरबार में कई गुट थे, ईरानी ग्रुप था, तुरानी ग्रुप था, अफगानी ग्रुप था, हिंदुस्तानी ग्रुप था। तो पत्नी का दर्जा दिया मतलब जब शहंशाही हिंदुस्तान जो है सलीमा बेगम को पत्नी का दर्जा दे रहे हैं, तो ये एक संदेश था कि किसी की भी इनके प्रति सम्मान में किसी का भी वो। अब बाकी जो भाई जितना दिमाग है उतना ही सोच पाएंगे, उसका कौन सा इलाज है। चलिए लिखिए क्या बोला था बेटा, जो है मारवाड़ की विजय बोला था ना, 1570 मारवाड़ की विजय। अगला 1572 गुजरात की विजय, 1572 गुजरात की विजय। ब्रैकेट में इसी विजय के उपलक्ष्य में, अच्छा सॉरी, ऐसा आप लोग घोंचू है ना कि, सॉरी बेटा मैं शब्द को वापस ले रहा हूं, एक दो ऐसे घोंचू है ना, बाकी सब आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक दो तीन ऐसे हो सकते हैं। तो मैं लिखवा रहा था कुछ दूसरा, चूंकि वही है ना कि एक ही कमेंट को बार बार ठूसे जा रहे हैं। महत्वपूर्ण वर्ष बेटा मैं लिखवा रहा था, और महत्वपूर्ण वर्ष में इबादत खाना पे मैं था, इबादत खाना 1575। ब्रैकेट में कहा था यह धर्म संसद था जिसे सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया गया था, जिसे सभी धर्मों के लिए 1578 में खोल दिया गया था। अगला लिखिए, अगला है बच्चों जो है 1579 महजरनामा की घोषणा, 1579 महजरनामा की घोषणा। अगला है 1580 1580 1580 लिखिए आईने दहसाला की स्थापना, आईने दहसाला की स्थापना। अगला है 1582 1582 दीने इलाही की स्थापना, दीने इलाही की स्थापना। नेक्स्ट है 1582 दीने इलाही की स्थापना। अगला है 1584 1584 इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत। हेडिंग दे दीजिए अकबर की सुलह कुल की नीति, अकबर की सुलह कुल की नीति। लिखिए यह अकबर के धर्म सहिष्णु नीति का, यह अकबर के धर्म सहिष्णु नीति का परिचायक था, अकबर के धर्म सहिष्णु नीति का परिचायक था, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को साथ लेकर, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को साथ लेकर संगठित रूप से, सभी धर्मों को साथ लेकर संगठित रूप से शासन प्रशासन करने का, जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को साथ लेकर शासन प्रशासन करने का दृष्टिकोण था, शासन प्रशासन करने का दृष्टिकोण था। महजरनामा ये अक्षत जो है असल में था क्या कि जो इबादत खाना था, इबादत खाना को 1578 में अभी मैंने लिखवाया सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। तो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था तो इसमें क्या होता था, इसमें धार्मिक चर्चाएं होती थी। जो इन धार्मिक चर्चाओं में जो है उलेमा वर्ग जो इस्लाम धर्म के प्रमुख थे, हर बार जो है इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ साबित कर देते थे।
अकबर दिल से जो है क्या थे भाई, दिल से जो है उनको सभी धर्मों की श्रेष्ठता का विश्वास था। उनका ये मानना था कि एक ही धर्म श्रेष्ठ नहीं है, जो भी धर्म है सब सब श्रेष्ठ हैं। तो अकबर को कुछ समय के बाद ये एहसास हुआ कि उलमा वर्ग जो है वो तो अकबर को कुछ समय के बाद ये एहसास हुआ कि उलमा वर्ग जो है वो धर्म के दृष्टि महजरनामा का मतलब है कि धर्म के मामले में सत्ता जो है वो शहंशाह की होगी, मतलब कि अकबर का होगा। धर्म के मामले में अंतिम निर्णय अकबर लेंगे, वही महजरनामा है। जब सभी धर्मों की अच्छाइयों को सुनते गए, सभी धर्मों की अच्छाइयों को जानते गए, तो 3 साल के बाद 1582 में एक नया धर्म दीन, सभी धर्मों की अच्छाइयों को जोड़ते हुए एक नया धर्म दीन इलाही चला दिया। ठीक है, तो चलिए बेटा, यही क्या है,